सुप्रभात बच्चों। आज हम आपके बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र निबंध, नाटक और एकांकी में से निबंध संग्रह में संकलित बाल कृष्ण भट्ट का रचना का परिचय और उनके द्वारा लिखित निबंध साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है पर का अध्ययन करेंगे। भारतेंदु युग के लेखकों में बालकृष्ण भट्ट का नाम केवल भारतेंदु के बाद आता है। वे हिंदी गद्य के निर्माताओं में हैं। भट्ट जी का जन्म जून 1844 ईस्वी में हुआ और देहावसान जुलाई 1914 ईस्वी में प्रयाग में हुआ। निबंधकार और पत्रकार के रूप में भट्ट जी का योगदान ऐतिहासिक महत्व रखता है। यद्यपि उन्होंने नाटक और कहानियां भी लिखी, किंतु निबंधकार के रूप में उनकी विशिष्ट पहचान है। उन्होंने अपने युग के लेखकों को लिखने और हिंदी के विकास की प्रेरणा दी। भारतेंदुकालीन लेखकों के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वे लेखक होने के साथ साथ पत्रकार भी थे। पत्रकारिता तथा लेखन के लिए एक मिशन था जो हिंदी के विकास और राष्ट्र की सेवा के लिए उन्होंने ग्रहण किया। क्योंकि भारतेंदु युग जो आधुनिक काल का प्रारंभिक दौर है, विशेष रूप से ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन था, प्रथम क्रांति थी, वह असफल रही थी और उस दौर में उसकी असफलता के बहुत सारे कारणों में से एक कारण एक सूत्र में बांधने वाली भाषा का अभाव भी कहीं न कहीं रहा था। तो भारतेंदु युगीन जो लेखक थे, जैसे स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट आदि, इन सभी लेखकों का उद्देश्य था कि हिंदी का, खड़ी बोली हिंदी जो है, उसका अधिकाधिक प्रचार प्रसार किया जाए और प्रचार प्रसार के साथ ही भारतीय जनमानस में उस समय की जो तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक भारत की जो स्थितियां थी, उससे आम जन को परिचित करवाया जाए और उनके जो दयनीय स्थितियां कि हम क्यों विदेशी सत्ता के गुलाम हुए, उनके अधीन क्यों हमें जीवन यापन करना पड़ रहा है और जो सामाजिक कुरीतियां हैं वो किस प्रकार हमें पीछे की ओर ढकेल रही है, इन सब चीजों का ध्यान आम जन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करने के लिए उस दौर के रचनाकारों ने पत्रकारिता को सबसे बड़ा माध्यम बनाया था। वह स्वयं अपनी रचनाओं के माध्यम से और जो पत्र और पत्रिकाएं वो उस दौर में प्रकाशित कर रहे थे, अपने संपादक में निकाल रहे थे, उनके माध्यम से उन्होंने अन्य रचनाकारों को भी एक मंच भी प्रदान किया और तत्कालीन स्थितियों से आम जन को जोड़ने का भी प्रयास किया गया था। और ये सारा कार्य वह खड़ी बोली हिंदी के प्रचार प्रसार और भारत अपने राष्ट्र की सेवा के लिए वो लोग कर रहे थे। भारतेंदु जी की प्रेरणा से भट्ट जी ने इलाहाबाद में हिंदी वर्धिनी सभा की ओर से 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया, जिसे उन्होंने 33 वर्षों तक निकाला था। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी अलग अलग पत्र निकाले थे, उन्होंने प्रताप नारायण मिश्र ने भी ब्राह्मण पत्र निकाला था। तो उसी कड़ी में उनकी प्रेरणा प्राप्त करके बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप नाम से मासिक पत्र निकाला था, जो प्रति माह प्रकाशित होता था और 33 वर्षों के एक लंबे अंतराल तक इन्होंने ये पत्र प्रकाशित किया था। तो ये इनके देश के प्रति
साहित्य के प्रति समर्पण को दर्शाता है। भट्ट जी का यह प्रयास हिंदी पत्रकारिता के प्रारंभिक युग में उनकी असाधारण समर्थता तथा लगन का सूचक है। भट्ट जी हिंदी के पहले निबंधकार हैं जिनके निबंधों में आत्मपरक, व्यक्तित्व प्रधानता एवं कलात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन में 1000 के करीब निबंध लिखे, जिनमें से 100 निबंध तो अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसी कारण कई विद्वान बालकृष्ण भट्ट जी को एडिसन कहते हैं। कि पाश्चात्य 2 प्रमुख रचनाकार थे, स्टील और एडिशन। तो भट्ट जी को निबंध साहित्य में उनके महत्वपूर्ण अवदान के लिए एडिसन कह करके बुलाया गया था। उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक आदि अनेक विषयों पर निबंध लिखे। भट्ट जी के 2 प्रमुख निबंध संग्रह है, साहित्य सुमन और भट्ट निबंधावली। इन निबंधों में वे अपने एक नए समाज का स्वप्न देखते हैं। भावों एवं मनोविकारों पर लिखे गए उनके निबंध खड़ी बोली के प्रारंभिक युग में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उनके निबंधों की सरल, मुहावरेदार तथा शब्द चयन की दृष्टि से उदार भाषा अत्यंत शक्तिशालिनी है। व्यंग्य, चुगल, कटाक्ष, भावना का अकृत्रिम आवेग, अशुचि के त्याग की उत्कटता तथा शिव को ग्रहण करने की तीव्र लालसा उनके निबंधों की प्रमुख विशेषता है। ये सारी विशेषताएं देखो, जो भट्ट जी की निबंध है उनकी भाषा एक तो सरल है और यथास्थान उन्होंने मुहावरों का भी प्रयोग किया है और अपने भावों की अभिव्यक्ति में उन्होंने शब्द का चयन करने में उदारता बरती, यानी उसमें तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया है, तो तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया है, देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है। क्योंकि भावाभिव्यक्ति के लिए क्लिष्ट भाषा की आवश्यकता नहीं होती, उसके लिए आवश्यक होता है कि जो सहज रूप में, जितने सरल रूप में हम अपनी बात कहेंगे, जितनी हमारी भाषा सरल और सहज होगी, उतना ही वो भाव संप्रेषित करने में समर्थ भी होगी। इसके अतिरिक्त भट्ट जी द्वारा लिखे गए निबंधों में व्यंग्य भी, कटाक्ष और भावना का सहज प्रवाह देखने को मिलता है। इनका निबंध साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण निबंध है और भट्ट जी के आलोचना विषयक चिंतन का परिचायक है। इस निबंध में भट्ट जी ने साहित्य के स्वरूप और उसकी व्यापक दृष्टि पर गहन विचार किया है, क्योंकि भट्ट जी ये मानते थे कि साहित्य के अनुशीलन से कौम के सब समय के आभ्यंतरिक भाव हमें परिस्फुटित हो सकते हैं। उन्होंने इस निबंध में अलग अलग उदाहरण देकर करके किस प्रकार साहित्य में समय के अनुसार परिवर्तन आया है, ये इसमें अभिव्यक्त इन्होंने किया है। क्योंकि साहित्य ही नहीं है, बल्कि ये समाज में जो विकृतियां आ रही है उनकी ओर भी हमारा ध्यान आकृष्ट करता है। इस निबंध में उन्होंने भारतीय ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विकसितों विभिन्न साहित्यिक स्वरूपों की उन्होंने व्याख्या की है। साहित्य की महत्ता और उसकी उपादेयता पर भी भट्ट जी ने अपने विचार प्रकट किए हैं। प्रत्येक देश का साहित्य उस देश के मनुष्यों के हृदय का आदर्श रूप है। जो जाति जिस समय जिस भाव से परिपूर्ण या परिलुप्त रहती है, वे सब उसके भाव उस समय के साहित्य की समालोचना में अच्छी तरह प्रकट
हो सकते हैं। भट्ट जी इस निबंध के प्रारंभ में ही स्पष्ट कर देते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य उस देश के मनुष्य के हृदय का आदर्श रूप है। उस देश के मनुष्य के हृदय में जो आदर्श रहते हैं वही साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्ति पाते हैं। जो जाति जिस समय जिस भाव से युक्त रहती है, उसमें डूबी रहती है, उसी भाव को उस समय के साहित्य में अभिव्यक्ति मिलती है। मनुष्य का मन जब शोक संकुल, क्रोध से उद्दीप्त या किसी प्रकार की चिंता से दो चिता रहता है, तब उसकी मुख छवि तमसाच्छन्न, उदासीन और मलिन रहती है। उस समय उसके कंठ से जो ध्वनि निकलती है वह भी या तो फूटे ही ढोल समान बेसुरी, बेताल, बेलय या करुणापूर्ण, गदगद तथा विकृत स्वर संयुक्त होती है। इसी चीज को कि साहित्य किस तरह जनमानस के हृदय को, उसके भावों को अभिव्यक्ति देता है, उसे स्पष्ट करते हुए, उसे बताते हुए, समझाते हुए आगे भट्ट जी कहते हैं कि मनुष्य का मन जब शोक से, किसी पीड़ा से व्याकुल होता है या क्रोध के कारण उद्वेग से युक्त होता है या किसी चिंता से दुविधा में उलझा हुआ रहता है, स्पष्ट निर्णय करने की, सही निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रहता, उस समय उसकी जो मुख की छवि रहती है वह अंधेरे से ढकी हुई, अर्थात उसके हृदय की जो दुश्चिंताएं हैं वह उसके मुख की कांति को, ओज को धीमा कर देती है, मध्यम कर देती है, और उसके स्थान पर मन की जो पीड़ाएं हैं, व्याकुलता है, चिंता है, व्यग्रता है, उद्वेग है, वह उसके मुंह को स्याह बना देता है। उसमें उदासीनता रहती है, भाव भी मलिन हो जाते हैं, और उस स्थिति में जब किसी मनुष्य के हृदय से जो गले में से जो स्वर निकलता है वह फूटे हुए ढोल के समान बेसुरा, जैसे ढोल पर जो चमड़ा मढ़ा हुआ होता है, अगर वो चमड़े में दरार आ जाए, वो फट जाए, तो उसमें से जो मधुर स्वर निकलता है वह नहीं निकल पाता। उसी तरह उसका स्वर भी बेसुरा, ताल से हीन, लयहीन, करुणा से युक्त, गदगद या विकृत स्वर का हो जाता है। उसमें स्पष्टता नहीं रहती है। उसके भावों की जो स्पष्टता, उसके विचारों की, भावों की रहती है, वह उसकी अभिव्यक्ति में नहीं आ पाती, क्योंकि हृदय के विचलित जो मनोदशा है, उस विचलित मनोदशा का प्रभाव उसके वाणी में, उसके स्वर के में भी दिखाई पड़ता है। वही जब चित्त आनंद की लहरी से उद्वेलित हो नृत्य करता है और सुख की परंपरा में मग्न रहता है, उस समय मुख की विकसित कमल सा प्रफुल्लित, नेत्र मानो हंसता सा, और अंग अंग चुस्ती और चालाकी से फिर हरि की तरह फरका करते हैं। कंठ ध्वनि भी तब बसंत मदमत्त कोकिला के कंठ रव से भी अधिक मीठी और सुहावनी मन को भाती है। और इसके ठीक विपरीत दूसरी जो मनोदशा है जिसमें व्यक्ति प्रसन्न है, उसके बारे में भट्ट जी कहते हैं कि जब उसका चित्त आनंद की लहरों से उद्वेलित होकर के नृत्यरत रहता है, नाचने लगता है, प्रसन्न रहता है, तो उसका मन जो है सुख से संयुक्त होकर के, सुख के साथ प्रसन्न दिखाई देता है। और जिस प्रकार एक खिला हुआ कमल हमारा ध्यान आकृष्ट करता है, उसका सौंदर्य, उसकी आभा पूर्णता को प्राप्त रहती है, उसी तरह प्रसन्न चित्त मनुष्य जो है उसका चेहरा भी कमल के समान प्रसन्न दिखाई देता है।
नेत्र हंसते हुए लगते हैं और शरीर के प्रत्येक अंग अंग में चुस्ती दिखाई पड़ती है कि जिस तरह एक फिरकी होती है उसको गोल गोल घुमाया जाता है तो लगातार घूमती रहती है, उसी तरह एक थिरकन उसके व्यक्तित्व में हमें दिखाई पड़ती है। और उसके कंठ से जो ध्वनि निकलती है, जो स्वर निकलते हैं, जिस प्रकार बसंत ऋतु में बसंत आगमन से उन्मत्त हुई कोयल के कंठ स्वरों से मीठा और मन को भाने वाला सुंदर स्वर फूटता है, वैसी ही मीठी सुरीली ध्वनि उसके कंठों में से निकलती है। ये प्रभाव है परिस्थितियों का, आसपास के वातावरण का, और मन के सुख या दुख से युक्त जो मनोदशा है उसका प्रभाव किस प्रकार व्यक्ति पर पड़ता है, और वही प्रभाव उस व्यक्ति के द्वारा रचे गए साहित्य पर में भी हमें दिखाई देता है। मनुष्य के संबंध में इस अनुल्लंघनीय प्राकृतिक नियम का अनुसरण प्रत्येक देश का साहित्य भी करता है, जिसमें कभी को क्रोधपूर्ण भयंकर गर्जन, कभी को प्रेम का उच्छ्वास, कभी को शोक और परिताप जनित हृदय विदारी करुणा निस्वन, कभी को वीरता गर्व से बाहुबल के दर्प में भरा हुआ सिंहनाद, कभी को भक्ति के उन्मेष से चित्त की द्रवता का परिणाम अश्रुपात आदि अनेक प्रकार के प्राकृतिक भावों का उद्गार देखा जाता है। भट्ट जी इन्हीं मनोदशाओं को स्पष्ट करते हुए आगे कहते हैं कि मनुष्य के संबंध में यह अनुल्लंघनीय प्राकृतिक नियम है कि जैसी उसकी स्थिति मनोदशा रहेगी वैसी ही वो भावाभिव्यक्ति उसकी होगी, वैसे ही उसके शरीर की कांति शोभा कभी श्रीहीन रहेगी तो कभी तेजोदीप्त रहेगी। तो उसी की अभिव्यक्ति साहित्य भी करता है। उस साहित्य में कभी क्रोध से युक्त भयंकर गर्जना रहती है, जिस गर्जना में ललकार निहित रहती है। कोई अगर उसका अहित कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसमें उस गर्जना में ललकार भी निहित रहती है। कभी प्रेम का कोमल तंतु, कोमल मनोभावों का उच्छ्वास की अभिव्यक्ति होती है, तो कभी शोक और पश्चाताप का हृदय को द्रवित कर देने वाला करुण भावों का की अभिव्यक्ति रहती है। कभी वीरता का तेजोदीप्त गर्व रहता है, तो कभी उसमें अपने बाहुबल अर्थात शारीरिक शक्ति का दर्प भी दिखाई, दर्प से भरा हुआ सिंह के समान तेज गर्जन रहता है। कभी उसमें भक्ति के विकास से चित्त की द्रवता, जिसमें भक्त अपने आराध्य से एकाकार हो जाता है और भक्त और अंशी के मिलन के कारण उसको जो सुखद आनंद अनुभूति होती है, उसकी अभिव्यक्ति आंखों से बहते हुए आंसुओं के रूप में दिखाई पड़ती है। इस प्रकार साहित्य जो है अनेक भावों, मनोदशाओं और स्थितियों को अपने में समेटे हुए होता है। इसीलिए साहित्य को यदि जन समूह के चित्त का चित्रपट कहा जाए तो संगत है। भट्ट जी कहते हैं कि अगर इन्हीं सब गुणों, विशेषताओं और वैशिष्ट्य के कारण अगर साहित्य को जन समूह के चित्त का चित्रपट, जैसे एक फिल्म चलती है किसी भी माध्यम से, जैसे टीवी पर चलती है, मनोरंजन के जो साधन है अलग अलग, उसमें टीवी पर जैसे एक फिल्म चलती रहती है, उसी तरह साहित्य में भी जो जन समूह है उसके चित्त की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है। किसी देश का इतिहास पढ़ने से केवल बाहरी हाल हम उस देश का जान सकते हैं, पर साहित्य के अनुशीलन से कौम के सब समय के आभ्यंतरिक भाव हमें परिस्फुटित हो सकते हैं। इसमें भट्ट जी कहते हैं कि जब किसी भी देश को जानने के लिए, समझने के लिए उसके
ऐतिहासिक संदर्भ में जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो उस देश की जो बाहरी संरचना है, मतलब उसकी सभ्यता से जुड़े हुए उसके चीजें हैं, उन्हीं के बारे में, कोई युद्ध, राजा कैसा था, अच्छा था या बुरा था, या किस वास्तु शैली को, किस मूर्ति शैली को, इन सब को अपनाया गया, इसके बारे में ही हम उसके बाहरी आवरणों के बारे में ही ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जब किसी देश के साहित्य का हम अनुशीलन करते हैं, उसका गंभीरता से अध्ययन करते हैं, तो तत्कालीन परिस्थितियों में आम जन के हृदय के जो भाव थे, उनकी जो स्थिति थी, उनकी जो मनोदशा थी, वह सारी हमें साहित्य के माध्यम से उसके आंतरिक मनोभावों, मनोदशा का ज्ञान जो है वह हम साहित्य के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। इस जो साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, इस निबंध का जो एक अनुच्छेद आज हमने पढ़ा है, इस अनुच्छेद की भाषा में हमें बालकृष्ण भट्ट जी की भाषा में तत्सम शब्द भी देखने को मिलते हैं, जैसे समालोचना, प्रत्येक, तमसाच्छन्न, प्रफुल्लित, अनुलंघनीय, प्राकृतिक, अश्रुपात आदि शब्द हम इसमें ले सकते हैं। कुछ प्रभाव आम बोलचाल की भाषा का भी, जैसे फूट ही ढोल समान बेसुरी, है ना, फिर हरी की तरह फरका, सोहावनी मन को भाती, ये जो है ये आम जन के व्यवहार में प्रयोग में लिए जाने वाले शब्द हैं, जिनका प्रभाव हम इसमें देख सकते हैं। और इसमें भाषा जो है उनकी फूटे ढोल समान बेसुरा, तो इसमें मुहावरेदार भाषा है। इसके साथ ही नेत्र मानो हंसता सा, इनमें अपनी बात को भली प्रकार संप्रेषित करने के लिए, अपने विचारों और भावों को भली प्रकार संप्रेषित करने के लिए यहाँ पर उदाहरणों का भी यथास्थान बहुत सुंदर प्रयोग बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा किया गया है। और इस अनुच्छेद में आगे जो साहित्य की महत्ता और उसकी उपादेयता के बारे में जो विचार प्रकट करने जा रहे हैं भट्ट जी, उसके पूर्व पीठिका के रूप में अत्यंत संक्षेप में पर बहुत व्यंजनापूर्ण तरीके से उन्होंने अपने भावों की अभिव्यक्ति करने में वो